जय हिंद दोस्तों। तो देखिए 25/6/2023 यानी रविवार को सुबह 9:30 बजे जो हमारे आईए टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर हुआ है उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। जिन भी स्टूडेंट ने इस मॉक टेस्ट को अटेंड किया है, काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर स्टूडेंट ने इस मॉक टेस्ट को दिया है, ओके, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। संडे को शाम को ही उसका रिज़ल्ट उन सब के पास आ चुका था और आज मैं क्या कर रहा हूँ, उनके जो भी वीडियो सॉल्यूशन है, जो भी स्टूडेंट को डाउट है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, उससे रिलेटेड मैं वीडियो सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पेपर अटेंड किया है, यहाँ पे आप उसका वीडियो सॉल्यूशंस आराम से देख सकते हैं। देखिए अब हम शुरू करते हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे पास है और क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो देखिए जीके के जो क्वेश्चंस है उनमें मैं डायरेक्ट आंसर आपको पता है तो भी मैं बता देता हूँ। राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिदिन 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? गुर्जर, नाथपंथी, विश्नोई और जाट। तो देखिए जो 29 नियमों का जो पालन करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? बिश्नोई। क्या बोलते हैं? बिश्नोई। कैसे याद रखोगे? बिश मतलब 20, नोई मतलब 9, क्या हो गए टोटल 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिश्नोई इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखिए जिन क्वेश्चन के अंदर आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर मैं समझाऊंगा, बाकी सबके मैं आंसर आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, जहाँ पे भी डिटेल के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको इसको समझा दूंगा। और किसी भी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8005683126, ध्यान रखना इसको व्हाट्सअप करना है आपको, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। तो दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना, गुरु द्वारा मार्गदर्शन, संन्यास ग्रहण करना है, जागरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारा? गुरु द्वारा मार्गदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दादू पंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पे है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। कांकरोली, नारायणा, किशनगढ़ और नाथद्वारा। तो इसका आंसर क्या था आपका? नारायणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की? निरंजनी, विश्नोई, जसनाथी या जाट। तो इसका आंसर क्या है हमारा? देखिए इसका आंसर क्या है हमारा? विश्नोई। क्या है हमारा इसका आंसर? विश्नोई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सत्य सब विधाओं का मूल मंत्र है, यह कथन किसका है? सिख समाज का, मुस्लिम समाज का, ब्राह्मणों का, आर्य समाज का। तो ये किसका है? ब्राह्मणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीके का। तो जीके देखिए आपको याद होनी चाहिए, जो आपको याद है वो आराम से आपने लगा लिया होगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम है वो यहाँ से आप देख लीजिए। जहरू खां मेवाती किस लोकवाद्य के पर्यायवाची माने जाते हैं? बुपंग, खड़ताल, कमायचा और सारंगी। तो जहरू खां मेवाती किसके आपके पर्यायवाची माने जाते हैं? सारंगी के। जैसलमेर में हमीर गांव के निवासी पेपे खां किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध है? बुपंग, सुरनाई, मोरचंग और खड़ताल। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सुरनाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? नरपति नालह, चंद्रबरदाई, सारंगदेव और कोई नहीं। इसका आंसर क्या है आपका? चंद्रबरदाई। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र, कमर से एड़ी तक, चूनड़, लुंगड़ा, घाघरा और सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? घाघरा। तो देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए। अगर आपने पेपर को देखा होगा, पेपर को मैंने बहुत ज़्यादा टिपिकल बनाने की कोशिश नहीं की है, नहीं ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की है। पेपर का पैटर्न जो आपका है जो सिंपल से मीडियम की ओर है, ताकि मुझे एक बार आप लोगों का माइंडसेट पता चल जाए कि भाई मेरे पास जो ऑडियंस है, जो मेरे पास जो स्टूडेंट है, उनका लेवल किस तरीका है, उसके अकॉर्डिंग ही जो नेक्स्ट जो पेपर पैटर्न आपके सेट होने वाले। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजय राज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम और अर्णोराज। तो इसका आंसर क्या आपका? विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? पार्वती, बनास, लूनी और चंबल। तो अरावली के जो पश्चिम है उसकी तरफ बहने वाली नदी आपकी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी। निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना, मेजा, बिसलपुर या जाखम। तो इसका आंसर क्या है आपका? पांचना। भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितने प्रतिशत है? देखिए भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसका कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को मिला हुआ है? 22, 25%, 15.22% और 22.15%। तो इसका आंसर क्या है आपका? 15.22%। निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया? सतलज, रावी, चिनाब और व्यास। तो जो
पोंग बांध जो आपका बनाया गया है ना, वो आपका व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं हरिदेव जोशी, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरव सिंह शेखावत। तो इसका आंसर क्या है आपका? मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ से देखिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। ओके, तो आपको जो पेपर मिला उसके अंदर सब जम्बल्ड है ना, आपके कहीं पे जीके क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं पे रीजनिंग के आ रहे हैं, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं इन सभी को। एम पी का पुत्र है, तो बना देते हैं हम। एम क्या है? ये हो गया आपका एम, और पुत्र है तो प्लस लगा देता हूँ। किसका पुत्र है? पी का पुत्र, तो यहाँ बना दिया। क्यू पोत्री है ओ की, ठीक है, जो पी का पति है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? जो। तो जब भी जो आता है तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए। जिसका, जो, जबकि, वो हमेशा किसके लिए होते हैं? आपके सेकंड पर्सन के लिए। तो क्यू पोत्री है ओ की, जो पी का पति है। तो यहाँ जो कौन है? ओ। इसका मतलब ओ क्या है? पी का पति है। ओ क्या है यहाँ पे? पी का पति है। तो ये बना दिया मैंने पति। इसका मतलब पी क्या हो गई यहाँ पे? पत्नी। और ये दोनों शादीशुदा है, तो इनको आप एक जोड़े में बांध दीजिए। ठीक है, वापस आ जाते हैं। क्यू पोत्री है ओ की। अब देखिए क्यू पोती है ओ की, इसका मतलब क्या हो गया? ये इसके बेटा और इसके बेटे की लड़की है। कौन है वो? आपकी क्यू। वो हो गया आपका यहाँ पे। ओके, क्यू पोती है ओ की आ गया। एम का ओ से क्या संबंध है? अब पूछा गया यहाँ पे एम का ओ से क्या संबंध है। तो एम के बारे में पूछा गया है, और किससे पूछा गया? आपके ओ से पूछा गया है। तो ओ एम को क्या बोलेगा? ओ है, ओ के लिए एम क्या है? यहाँ पे पुत्र है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ओ का बेटा है ना एम। तो क्या हो जाएगा? 16 का आंसर पुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर तो आपके पास वैसे ही है, मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? इन सभी के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक्स और वाई बाई बाई है, तो बना देते हैं हम एक्स और वाई बाई बाई है। इसका मतलब ये दोनों बाई है, ये बना दिया बाई। आर वाई का पिता है, तो यहाँ पिता बना दीजिए आर को। ये रहा पिता, मतलब इसको मैं प्लस बोल दूँ। एस टी का बाई है, और एक्स का मामा है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? और का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। जब भी और आएगा इसका मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है? फर्स्ट व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। मतलब एस टी का बाई है और एस एक्स का मामा है। अब एस एक्स का मामा कब होगा? जब आर की कोई यहाँ पे पत्नी होगी, या मैं माइनस से साइन कर देता हूँ। ओके, और उसका कोई भाई है, और दिया हुआ उसका भाई कौन है? आपका एस। कौन है? एस। तो हो गया या एस एक्स का मामा है। देखिए एस एक्स का मामा हो चुका है, और एस टी का भाई है। एस किसका भाई है? टी का। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपके टी हो जाएगा भाई। टी होगा ना, ये तो जगह खाली है, तो टी क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया टी। मतलब आर और टी दोनों क्या है? आपके पति पत्नी। पूछा क्या है? टी का आर से क्या संबंध है? टी का, इस टी के बारे में पूछा गया है कि भाई आर टी को क्या बोलेगा। हमेशा ध्यान रखना, जिसके बारे में पूछा गया है वहाँ पे आप खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ टी के ऊपर, तो आर टी को क्या बोलेगा? पत्नी बोलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया है यहाँ पे? पत्नी इसका आंसर हो चुका है। किसका? आपके 17 का। चलिए, तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस किसी को भी रीजनिंग में भी प्रॉब्लम है, वो यहाँ से इन सॉल्यूशन को देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा। किसने कहा? पुरुष ने। तो पुरुष को यहाँ बना दीजिए और प्लस बना दीजिए। वह मेरे दादा, तो सबसे पहले दादा बना दीजिए, तो इसके ये पापा और इसके ये पापा के एकमात्र पुत्र। भाई इसके दादा है, उसका एकमात्र पुत्र क्या हो गया? इसी का ही पापा हो गया। की लड़की, लड़की मतलब क्या हो गया? इनकी लड़की, मतलब क्या हो गया? इसकी बहन। की लड़की है, इसका मतलब ये लड़की है, इसके बारे में बात कर रहा है। वापस देख लेते हैं। वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। अब किस किस के बारे में पूछा गया है यहाँ से, ये देख लेते हैं हम। वह महिला पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है? पूछा किसके बारे में? इस महिला के बारे में। और कहाँ से पूछा गया? यहाँ से। तो यहाँ से इसकी ओर हम देखेंगे, तो इस पुरुष के ये महिला क्या लगने वाली बताइए?
तो आपकी जो बहन है या अपने आप को रखिए आपकी बहन है, उसकी लड़की आपकी क्या लगती है? बांजी लगती है, बांजी लगती है ना भाई। और बांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नीस। क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर, नीस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए रीजनिंग के बहुत ही अच्छे और प्यारे क्वेश्चंस है, यहाँ से आप काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हैं। अरुण कहता है कि यह लड़की मेरे माता के पौत्र की पत्नी है। अब आ जाइए यहाँ पे फटाफट अरुण बना दीजिए, ये रहा आपके अरुण। यह लड़की मेरे माता, तो अरुण की माता बना दीजिए सबसे पहले आप, ये के पौत्र की पत्नी है। पौत्र कौन सा होगा? इसके बेटे का बेटा की पत्नी है, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, यह लड़की मेरे माता के पुत्र, मतलब अरुण को अगर हम मेल समझे तो उसका लड़का की पत्नी है, ये दोनों क्या हो गए आपके? पति पत्नी। अरुण लड़की का कौन हुआ? अब किसके बारे में पूछा जा रहा है? अरुण के बारे में। तो यहाँ पे आप खड़े हो जाइए। और किससे पूछा जा रहा है? लड़की से। अब इधर की ओर देखिए, ये लड़की इनको क्या बोलेगी? ससुर बोलेगी। ठीक है, तो आपको रेफरेंस समझ में आना चाहिए। कई बार ऐसे पूछ लेते कि भाई अभी क्या पूछा है? अरुण लड़की का कौन हुआ? अरुण लड़की का हुआ। अगली बार पूछ सकते हैं भाई लड़की अरुण की क्या लगती है, तो उस समय क्या हो जाता है? बहू हो जाता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई किस ओर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार हो तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे, ये क्या है? वर्षों के अंतर से क्वेश्चन पूछा गया, वर्षों का अंतर। और ये सबसे सिंपल टाइप है कैलेंडर के अंदर। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे? 1 मार्च 1997 को क्या वार है? फ्राइडे। तो पूछा गया है 1 मार्च 2000 को कौन सा वार होगा। इसको करने का तरीका क्या है? इनका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 3। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब यहाँ पे लीप वर्ष देखना है। तो यहाँ पे लीप ईयर कितना है? और कितने लीप ईयर है? 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, 2000 है क्या? यस, 2000 है, क्योंकि यहाँ मार्च आ रहा है इसलिए यहाँ पे 29 फरवरी बीच में आ रही है। ध्यान रखना 29 फरवरी आ रही है, इसलिए इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। और लीप ईयर के लिए हम क्या ऐड करते हैं? लीप ईयर अगर होगा तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? +1, क्योंकि एक इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये क्या हो गया? 4। तो फ्राइडे के अंदर अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका? मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो गया? मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए। आपको देखिए बहुत ही शानदार तरीके का मैं मॉक टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। धीरे धीरे जो आपके मॉक टेस्ट का है लेवल बढ़ता रहेगा। ओके, तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। जो रियल में जॉब लगना चाहते हैं उनको मॉक टेस्ट 100% देना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। ओके, तो 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, इसका मतलब 5 तारीख को क्या वार होगा आपके पास? बुधवार। ओबवियस सी बात है, सोमवार के 2 दिन बाद कौन सी तारीख पड़ रही है? 5 तारीख। तो 5 तारीख को क्या वार होगा? बुधवार। तो इस माह के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा? ये पूछ रहा है कि इसी महीने के 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हफ्ते के नेक्स्ट हफ्ते, 19 तारीख तक हमें पहुंचना है। तो अगर इसमें +7 करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 11, 12। और 12 तारीख को क्या वार होने वाला? वापस बुधवार। इसमें फिर से 7 ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 19। और 19 को क्या वार होगा? बुधवार। क्या उस तारीख तक हम पहुँच चुके हैं? हाँ, उसके ठीक एक दिन पहले। ठीक एक दिन पहले मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। तो -1 हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा वार हो जाएगा? यहाँ पे मंगलवार। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मंगलवार। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके? मंगलवार इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 21 नंबर का क्वेश्चन है आपके। ओके, तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रीजनिंग आपने नहीं भी पढ़ी है तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप उसे आराम से कीजिए। जो सॉल्यूशन में देखिए काफ़ी डेप्थ के अंदर कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई 15 मिनट में सॉल्यूशन करा दे, आधे घंटे का। जितना टाइम लगेगा मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ क्वेश्चन करने से काम नहीं चलता है। बैक एंड में आपको सॉल्यूशन आने चाहिए, हर एक पेपर को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए।
परसों सुरभि का जन्मदिन है, अगला सप्ताह इसी दिन दीपावली होगी। तो परसों सुरभि का जन्मदिन मतलब ये हो गया आपका आज +2 और सुरभि का क्या है यहाँ पे जन्मदिन। और क्या दिया है अगले सप्ताह इसी दिन, यहाँ इसी दिन किसके लिए आया, जन्मदिन वाले दिन की बात हुई है। और अगले सप्ताह मतलब अगर इसके अंदर +7 हम ऐड कर देंगे तो उस दिन यहाँ पे क्या है दीपावली। इसका मतलब यहाँ जो वार होगा वो इस दिन भी होगा। यदि आज मंगलवार है, अब क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ दिया हुआ कि आज मंगलवार है, यहाँ क्या दिया हुआ है मंगलवार दिया हुआ है। तो दीपावली के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज मंगलवार है तो जन्मदिन के दिन कौन सा वार हो गया यहाँ पे मंगल बुध गुरु, तो ये हो गया आपका गुरुवार। तो जन्मदिन के दिन गुरुवार है तो दीपावली के दिन भी क्या होगा आपके गुरुवार। और दीपावली के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो +3 कर दीजिए इसके अंदर, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, क्या हो जाएगा आपका इसका रविवार आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आज क्या आपका मंगलवार, 2 दिन बाद क्या हो जाएगा आपके गुरुवार, और आज के दिन ही आपका जन्मदिन है, और अगले सप्ताह इस दिन दीपावली होगी, मतलब गुरुवार के दिन ही दीपावली है। उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन है, तो क्या है आपका रविवार। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ष के 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के निम्न में से किस स्थिति पर होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके कोड वाला क्वेश्चन है, और आपने अगर रीजनिंग पढ़ रखी है तो ये आपने तुरंत कर दिया होगा। तो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, आपको एक कोड याद होने चाहिए। मैं लिख लेता हूँ आपको यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया आपका दिसंबर। ठीक है, और उसके कोड क्या है, कोड क्या है बताइए आप मेरे को, 144, फिर 025, 036 और 146। और अगर लीप ईयर होता तो ये क्या हो जाता 03। ये आपके नॉर्मल ईयर के कोड है, ये आपके लीप ईयर का कोड है। तो देखिए अगर आपने रीजनिंग नहीं भी पढ़ रखी है तो यहाँ से एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है, इन कोड को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये आपको याद रखने। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ नहीं है लीप ईयर है नॉर्मल ईयर, तो हम इसको नॉर्मल ईयर मान के चलेंगे। और ये दिया हुआ है कि मार्च का महीना, मतलब मार्च का महीना ये रहा, और 5 मार्च के महीने में 5 तारीख को जो दिन होगा उसी वर्ष कौन सा ऐसा महीना है जिस दिन वो का वही दिन होगा। तो 4 और कहाँ रिपीट हो रहा है इसके बाद, देखिए ये रहा ये। तो 5 मार्च को जो वार होगा वो 5 नवंबर को भी वो का वही वार होगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हमें देखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 4 और 5 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको पूछा गया है 0 डिग्री के बारे में। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, थीटा = 11/2 m - 38। इसके अंदर वैल्यू रखनी है तो मैं रख देता हूँ 0 = 11/2, मिनट निकालना है, -30 × h की वैल्यू किसकी क्या हो जाएगी आपकी 4। इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 11/2 m = 120, यहाँ से 120 आ गया, और ये 0 है तो ये यहाँ चला गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको। देखिए ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, चलो मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूँ। तो देखिए ये क्या हो गया 120, और ये क्या इस साइड चला गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11/2 m = 120। तो m की वैल्यू क्या हो गई 120 × 2/11। तो ये क्या हो गया आपका 240/11। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर ही देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए आपके लिए। देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 को डिवाइड कीजिए 240 से, 11 11 11 2 22, 2 बार एक क्या हो गया 22, बचा क्या 20, एक बार गया क्या हो जाए 11, बचा क्या 9। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21 सही 9/11। तो देखिए आंसर कहाँ आ रहा है, 4 बज के 21 सही 9/11। आंसर क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और एक और तरीका क्या है शॉर्टकट, अगर आप करना चाहे
तो जब भी आपके 0 डिग्री आए और आपको किसी भी टाइम के बीच में पूछा जाए कि कब 0 डिग्री होगा, अभी पूछा गया 4 और 5 के बीच में, तो याद रखिए x रेशियो x इंटू 60/11, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होने वाली, फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी वो आप x में रख दोगे, ये क्या हो जाएगा 4 रेशियो 4 इंटू 60/11, ये क्या हो जाएगा 4 रेशियो 240/11। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 21 सही 9/11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो का वही आंसर आ गया, पर बिल्कुल जल्दी आंसर आ गया। तो ये आपका क्या है, शॉर्टकट है। क्या है, शॉर्टकट। जब भी 0 डिग्री आपसे पूछा जाए तो उसके अंदर ये वाला आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जयपुर से भरतपुर के लिए हर एक 70 मिनट पर बस खुलती है। ज्ञान जी प्रातः 8:25 जब बस स्टैंड पहुँचता है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए ज्ञान जी बस स्टैंड कब पहुँचे, ये आपके हो गए ज्ञान जी, और बस स्टैंड कितने बजे पहुँचे, वो 8:25 पर, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि अगली बस 8:50 प्रातः जाएगी। अगली बस कब जाने वाली है, 8:50 पर जाने वाली है। इसका मतलब हुआ है तब तक एक बस पहले निकल चुकी थी, और हर एक बस के बीच में डिफरेंस कितना है, 70 मिनट का। पिछली बस कितनी देर पहले गई, तो इससे 70 मिनट पहले गई, तो इसको 70 मिनट पीछे कर दो आप। अगर इसको 60 मिनट पीछे करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके 7:50, और इसको 10 मिनट और पीछे करता हूँ, ये 10 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा आपके, इससे 10 गए तो क्या हो जाएगा 7:40। मतलब फर्स्ट गाड़ी गई थी आपकी 7:40 पे, और नेक्स्ट गाड़ी जो गई है आपकी 8:50 पे जाने वाली है। अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे, पिछली बस कितनी देर पहले गई थी, तो ज्ञान जी कब पहुँचे 8:25 पे, इससे पहले वाली बस कब गई 7:40 पे। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखिए ये हो गया 20 और 25 मिनट, क्या हो गया 45 मिनट। तो पिछली बस जो आपकी कितनी देर पहले गई है, वो गई आपकी 45 मिनट पहले, ए। इसका मतलब ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी पंक्ति में होती है, ठीक है। तो सीधी पंक्ति का मतलब क्या हो गया, ये आपकी घड़ी है और ये पूछा गया कि भाई ये आपका सेकंड का काटा है तो मिनट का काटा यहाँ होगा। सीधी पंक्ति में कितनी बार, इसको बोलते हैं सीधी पंक्ति। इसका मतलब पूछा है 180 डिग्री के बारे में। तो देखिए हम सारे के बारे में देख लेते हैं। 0 डिग्री पे कितनी बार होती है, 180 डिग्री पे कितनी बार होती है, और 90 डिग्री पे कितनी बार होती है। तो देखिए 1 घंटे में 0 डिग्री पे जो आपकी रहती है कितनी बार रहती है, एक बार, 1 टाइम, ठीक है। 12 घंटे के अंदर कितनी बार रहती है, 11 टाइम्स, मतलब 11 बार। और 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री पे ये जो घड़ी आती है, सुई आती है, कितनी बार आती है आपकी, 22 बार। 180 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे भी 1 घंटे में एक बार आती है, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में आपकी आती है 22 बार, ठीक है। और 90 डिग्री की बात करें तो वो आपके 1 घंटे में आती है 2 बार, और 12 घंटे के अंदर आपके 90 डिग्री जो कोण बनाती है वो बनाती है आपके 22 बार, और 24 घंटे में जो कोण बनाती है वो है आपके 44 बार। और यहाँ पे ध्यान रखना है 90 डिग्री पूछे या कोई भी और अदर कोण पूछे तो उन सभी के लिए ये होता है कि 1 घंटे के अंदर 2 बार कोण, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे के अंदर 44 बार। तो हमें क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है कि सीधी पंक्ति मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ए। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, तो सॉल्यूशन आपको मिल गया है। सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। देखिए सॉल्यूशन अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेपर एनालिसिस पता नहीं चलेगा और पेपर पैटर्न के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए, यहाँ पे हम घड़ी बना देते हैं,
यहाँ पे 3, 6, 9 और 12। अब क्या बोल रहा है कि अंक 3 के स्थान पर y आ जाए, यहाँ पे बोल रहा है कि y। इसी प्रकार 4 के स्थान पर x आ जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 और 5। यहाँ पे क्या आ जाए आपके x। तो आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहेगा, मतलब हम इस तरीके से घूम रहे हैं। तो 8 बजे घंटे की सुई किस अक्षर पर होगी? तो 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 7 और यहाँ पे कर देता हूँ 8। पूछा गया हमें 8 के बारे में। तो यह y है x से। इससे देखिए मुझे क्या पता चल रहा है कि ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं अल्फ़ाबेट के, मतलब एक एक कम कर रहे हैं। तो y से पहले क्या आता है x से पहले हमारे पास क्या आता है यहाँ पे w से पहले क्या आता है यहाँ पे v से पहले क्या आता है यहाँ पे u, और u से पहले क्या आते हैं t। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे? टी 8 के बारे में। 8 बजे क्या आएगा? तो 8 बजे क्या आएगा आप यहाँ पे टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया ये इंपॉर्टेंट है। आपको जिस तरीके से घुमाया गया है उसी तरीके से आपको जाना है। यहाँ पे पहले आपको y बनाया 3 के ऊपर और 4 के ऊपर x बनाया, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो उसी क्रम के अंदर आपको भी घूमना है और उसी ऑर्डर के अंदर आपको भी यहाँ पे अक्षर लिखने हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डाइस के क्वेश्चन है। नीचे एक पासे को 2 स्थितियाँ दिखाई गई है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन है, हमें अगर करने हैं तो उसके लिए क्या तरीका है, अगर आपने टाइप पढ़ रखे होंगे तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ता है? कॉमन जो नंबर है ढूंढना पड़ता है। तो इन सब के अंदर कॉमन नंबर क्या है? 4। ठीक है, तो हम दोनों की स्थिति बनाते हैं। यहाँ पे ये बना दिया मैंने, इस तरीके से आपको बनाना है, और यहाँ पे दोनों के नंबर लिख लो 4 और 4। ये फर्स्ट, ये जो है आपका फर्स्ट वाला पासे का है, और ये आपका सेकंड वाले का। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है आपको। इसके बाद क्या आ गया 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। इसके बाद क्या हो गया आपके पास 1, तो यहाँ लिख लीजिए 1, इसके अंदर आ जाइए। इसके बाद घूमिए आप क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद क्या आ गया 3, यहाँ लिख लीजिए 3। इसके बाद क्या आ गया 3 के बाद 5, तो यहाँ आ गया 5। दोनों को एक ही दिशाओं के अंदर घुमाना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं फर्स्ट डाइस में, तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ अगर आपको एक चीज़ पता चल रही है तो हमें क्या बचा? 3 का अपोजिट कौन सा है, और यहाँ पे 3 का है ये रहा। तो 3 का अपोजिट अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 पे 6 नहीं है, तो यहाँ पे 6 किसका अपोजिट होगा? जो कॉमन है। कॉमन कौन सा है यहाँ पे? 4। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो ये भी पूछ सकता था एग्जाम के अंदर, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा हल। एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। अब हमें पूछा है कि 2 के सामने, 2 का अपोजिट। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ आप देखोगे, एनालिसिस करो, 2 के बारे में पता करना है तो एक तो ये डाइस ले लो और एक जो कॉमन हो। तो यहाँ अगर आप फर्स्ट और थर्ड को एनालाइज कीजिए, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे 1, 4 कॉमन है, यहाँ भी 1, 4 कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 1, 4 कॉमन है, ये भी 1, 4 कॉमन है। तो यहाँ से सीधा ही निकल के आ गया। 6 के अपोजिट 2 है, या 2 के अपोजिट क्या हो गया? 6। यहाँ पे क्या आ गया? 2 के अपोजिट आपके क्या आ गया? 6। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया कि भाई 2 के सामने क्या होगा? 6 होगा। डी या ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा आप इस तरीके से भी एनालाइज कर सकते हो। चलो हम ले लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड डाइस ले लेते हैं, इसको छोड़ दो। हमें क्या करना है? दोनों डाइस में से कोई कॉमन ढूंढना है। कॉमन कौन सा है? 6। अभी हमने तरीका किया है वही यूज़ करना हमें। यहाँ पे आ जाइए आप, ये क्या हो गया? 6 और 6। फर्स्ट डाइस में क्लॉकवाइज घूमिए। 6 के बाद क्या हो गया आपके पास? 4। 4 के बाद क्या हो गया आपके पास? 1। इसमें घूमिए क्लॉकवाइज। 6 के बाद 3, और 3 के बाद यहाँ पे क्या हो गया? 5। तो हमें 2 का अपोजिट पूछा है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बनाया था कि जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा? बचा हुआ जो नंबर है उसका अपोजिट हो जाएगा। बचा हुआ नंबर कौन सा है? 2। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया आपके? 6। तो वापस आंसर क्या आ गया? वो हो आया ना। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपका अपना अपना तरीका है जिस हिसाब से आप आंसर करना चाहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 वाला। अभी आपको सिलोजिज्म दी हुई है, न्याय वाक्य।
तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी कुर्सियाँ मेजें हैं, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गई आपकी कुर्सियाँ और सभी कुर्सियाँ क्या हो गई आपकी मेजें, तो ये बना दिया मैंने यहाँ पे मेजें। सभी खिड़कियाँ कुर्सियाँ है, तो अब खिड़कियाँ कहाँ बनेगा, कुर्सियों के अंदर बनेगा ना, तो ये क्या हो गया आपके खिड़कियाँ। देखिए वापस ये कहते हैं सभी कुर्सियाँ मेजें हैं, क्या सभी कुर्सियाँ मेजें हैं, हाँ हैं। सभी खिड़कियाँ कुर्सियाँ हैं, क्या सभी खिड़कियाँ कुर्सियाँ हैं, हाँ हैं। अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं। सभी मेजें खिड़कियाँ हैं, क्या सभी जो आपकी मेजें हैं वो खिड़कियाँ है, क्या सभी मेजें खिड़कियाँ हैं क्या, नहीं है भाई, मेज के अंदर खिड़कियाँ है, खिड़कियों के अंदर मेज नहीं है, तो ये गलत है। सभी खिड़कियाँ मेजा है, क्या सभी जो खिड़कियाँ है वो आपकी मेज है, हाँ है, ये हो गया। इसका मतलब फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ऑप्शन में देखते हैं हम, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, जहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम हो तो इन सॉल्यूशन से भी आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कुछ टेलीविज़न कुर्सियाँ हैं सॉरी, कुछ टेलीविज़न कुर्सियाँ हैं, सभी कुर्सियाँ गड़िया है। कुछ टेलीविज़न वो क्या आपके कुर्सियाँ है, तो ये आप बना दीजिए और ये बना दीजिए आप कुर्सियाँ। सभी कुर्सियाँ गड़िया है, तो ये कुर्सियों को आप क्या बना दीजिए, गड़िया बना दीजिए। कुछ टेलीविज़न गड़िया है, क्या कुछ टेलीविज़न आपकी गड़िया है, हाँ है, ये देखिए है ना, तो ये हो गया राइट। कुछ गड़िया कुर्सियाँ है, तो कुछ गड़िया आपकी कुर्सियाँ है क्या, ये देखिए भाई गड़ियों के अंदर कुछ तो है ही है ना, ये हो गया आपका राइट, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है। तो देखिए दोनों राइट किस में है, यदि निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका नॉन टेक पार्ट था वो आपका लगभग खत्म हो गया है। अब हम किसकी ओर आ रहे हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल पार्ट के अंदर आ रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन और आएंगे नॉन टेक के लास्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में ऑटोमेटिकली ऑटो सम के लिए शॉर्टकट की गया, तो ये आपको शॉर्टकट की डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये है अल्टर और इक्वल टू, जैसे आपने लिख रखा है 1 2 3 4 एक्सेल के अंदर इस तरीके से सेल में, और आप यहाँ खड़े होके और यहाँ पे अल्टर प्लस इक्वल टू करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसा आ जाएगा इस सेल के अंदर, इक्वल टू करके सम, और इस सेल की रेंज आ जाएगी, मान लीजिए 1 से शो है। ओके, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल एक्सप्रेशन का मान, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से 10 आपको जो एलिमेंट है कैरेक्टर है उसको निकालना है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्पेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये नहीं माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सभी फार्मूला एम एस एक्सेल में इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं, क्या सभी फॉर्मूले एम एस एक्सेल में इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं, जी हाँ। जब भी आप एक सेल है वहाँ पे जैसे आप इक्वल टू लिखेंगे, इसका मतलब ये सेल समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला आप डालने वाले हो। ओके, एम एस एक्सेल में एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस दोनों को सपोर्ट करता है, क्या दोनों को करता है, जी हाँ। एम एस एक्सेल आपके रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों को सपोर्ट करता है। रिलेटिव का मतलब क्या है, अगर आप किसी सेल के अंदर आपने अगर रिलेटिव वैल्यू ली है, मतलब ये हो गया आपके सेल, यहाँ पे आपने रिलेटिव वैल्यू लगाई है और इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करते हो, तो जो भी आपने फॉर्मूला लगाया वो यहाँ पे उसी तरीके से वर्क करने लग जाएगा, रेफरेंस ले लेगा। जबकि आप एब्सोल्यूट का अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो ये सिर्फ इसी सेल तक स्टैटिक रहेगा, दूसरी जगह आप लगाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो दो तरीके से वर्क करता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, तो दोनों ट्रू है, फर्स्ट और सेकेंड। देखिए हैंड आउट में हेडर एंड फूटर जोड़ने के लिए कौन सा व्यू प्रयोग में लाता है, तो यहाँ पे देखिए स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, टाइटल मास्टर, ऑल, तो ये क्या हो गया आपके हैंड आउट मास्टर। तो पीपीटी के क्वेश्चन है सिंपल। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू विंडोज़ में प्रयुक्त होता है एंटीवायरस प्रोग्राम रन करने हेतु, कंप्यूटर को बंद करने हेतु,
विंडोज़ को बंद करने हेतु या कोई नहीं। तो देखिए Ctrl+W आपकी शॉर्टकट की है, इससे क्या हो जाता है वर्तमान में जो भी आपका MS ऑफिस विंडोज़ आपकी खुली होगी उसको बंद कर देता है। वर्तमान विंडोज़ को बंद करने जैसे आपकी वर्ड की जो विंडो खुली होगी ना उसको क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेव सेवेज का एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है क्या? सेव और सेवेज का एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? जी हाँ, अगली बार आप सेव करो तो ध्यान रखना दोनों का एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? जी हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस का भी एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू। एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड है, यहाँ पे स्लाइड है, यहाँ पे स्लाइड है, और ये स्लाइड क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड क्या हो रही है आपकी, ट्रांजिशन हो रही है। 39 देखिए, MS एक्सेल फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट राजस्थान 3 एंड मिड गंगा 2 का आउटपुट क्या है? यहाँ देखिए लेफ्ट और मिड दो फॉर्मूले का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ से कितने कैरेक्टर निकालने, 3, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे ये तीनों कैरेक्टर बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, RAJ। और यहाँ पे क्या है, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 से स्टार्ट करना है, 1 और 2, और कब तक जाना है, नेक्स्ट 2 कैरेक्टर तक। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप यहाँ पे खड़े हो तो फर्स्ट कैरेक्टर तो ये हो गया और सेकंड कैरेक्टर ये आपका N हो गया। तो ये दोनों कैरेक्टर यहाँ पे बाहर चले जाएंगे आउटपुट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे AN। तो टोटल वर्ड क्या हो गया आपके, राजन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑपरेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू कीप डॉक्यूमेंट सेव। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने हेतु सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। राज साइन, राज बायोस्कोप, राज ई वॉलेट, नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट का क्या मतलब है, ये देखिए आप जैसे SSO पे लॉगिन करोगे और आपके यूज़र से, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप मिलेंगे, वहाँ पे आपको राज ई वॉलेट भी मिलेगा, जिसके अंदर क्या है आपको अलग अलग ड्रॉप डाउन मिलेगा, जिसके अंदर अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी लाइसेंस है उनके बारे में बताएगा, और बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। अब इसका क्या फ़ायदा है, जब भी मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कोई लाइसेंस बताओ, तो आपको उस केस के अंदर उसकी हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस राज ई वॉलेट से उसकी सॉफ्ट कॉपी बता सकते हो, ई कॉपी बता सकते हो। ओके, और ये बिल्कुल वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, बीम ऐप की आधिकारिक वेबसाइट क्या है, beamupi.in, beamupi.org.in, beep.com। तो इसका आंसर क्या है, beamupi.org.in। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ें सारी। फुल फॉर्म ऑफ एपिक, एपिक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्शन पासपोर्ट, इलेक्शन फ़ोटो, इलेक्ट्रल फ़ोटो, इकोनॉमिकल फ़ोटो। तो ध्यान रखना ये पासपोर्ट नहीं है, ना ही इकोनॉमी है। ध्यान रखना इलेक्शन और इलेक्टर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका है इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो हम वोट डालने के लिए जो कार्ड लेके जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिक कार्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शॉप्स जनरली यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू स्कैन आइटम सो दैट दे आर ऑटोमेटिकली एंटर्ड इन द बिल एंड यू पे फॉर इट। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान करें? तो ये क्या आंसर है इसका, बार कोड। बार कोड MICR कहाँ यूज़ में लिया जाता है, बार कोड कहाँ यूज़ लिया जाता है, जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, परचेजिंग के लिए आपको बार कोड, जो भी आप आइटम खरीदते हैं उसके पीछे बार कोड रहता है, तो बार कोड स्कैनर क्या करता है, उसका स्कैन करके और उसकी जो भी डिटेल है उसके अंदर आ जाती है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपके बैंक के अंदर, जहाँ पे आपका जो चेक होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है MICR। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे टोल नाके पे आप जाते हो आपकी कार लेके, है ना, और जैसे टोल नाके पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपके एक चिप लगी हुई होती है ना, फास्टैग, क्या बोलते हैं उसको, फास्टैग। जैसे इसकी रेंज में आते हो आपके खाते से पैसा कट जाता है, तो किसके थ्रू होता है, आपके RFID के अकॉर्डिंग। और अगर आप जो प्राइवेट कंपनीज में जाओगे तो जो भी एम्प्लॉई है उनके एक आई कार्ड भी बना होता है, जो उनकी जो एंट्री होती है गेट पे उस कार्ड से ही होती है। अगर वो कार्ड आप पंच करोगे उसके बाद ही उसकी एंट्री होगी, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ किया जाता है, RFID। ओसियाल ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका क्या काम है, ये आपकी जो इमेज फ़ोटो खींचते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है,
टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही शानदार दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको लॉजिकल लिखेंगे। पेपर पैटर्न मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। एक बिट डेटा संग्रहण के लिए किसका यूज़ होता है यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखना एक बिट डेटा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। और जो रजिस्टर होता है वो आपका किससे बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। ध्यान रखना, मान लीजिए आपने लिया 8 बिट रजिस्टर, इसका मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, 8 फ्लिप फ्लॉप का। आपने लिया यहाँ पे 16 बिट रजिस्टर, तो कितने फ्लिप फ्लॉप का या 16 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंटिन्यूसली एक्टिव सिस्टम वोट इज प्रोग्राम कॉल्ड। ऐसा जो प्रोग्राम है लगातार सक्रिय सिस्टम के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, डेमन्स। प्रोसेस ब्लॉक और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वो क्या कहलाता है आपका, डेमन्स कहलाता है। सर डेमन्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे डेमन्स का मतलब क्या है, आपका जो सिस्टम है वहाँ पे बैकएंड के अंदर कुछ प्रोसेस है जो आप लगातार रन करते रहते हैं। अगर आप CPU यूटिलाइजेशन के अंदर जाएंगे तो आप देखोगे बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं, लगातार रन करते रहते हैं। तो उन सबको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, डेमन्स बोलते हैं। मतलब प्रोग्राम्स, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोग्राम रन कंटिन्यूसली इन बैकग्राउंड के अंदर कुछ प्रोग्राम है लगातार रन करते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेमन्स प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वो है जो रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, उनको ही मैंने इस पेपर के अंदर लिया है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़। तो यूनिक्स और लाइनक्स दोनों आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ओपन सोर्स का मतलब है ऐसे OS या ऐसे कोड जिसका सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल हो, क्या हो, मार्केट में अवेलेबल हो, और वो भी फ्रीली। आप इस सोर्स कोड के अंदर बेटर आपका खुद का सोर्स कोड डाल के और आप एक नया सोर्स कोड बना के मार्केट के अंदर पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स कोड। विंडोज़ आपका ओपन सोर्स कोड नहीं है, ये आपका पेड। विंडो कभी भी अपना क्या कोड इसने यूज़ किया विंडो बनाने के लिए वो कभी भी नहीं बताता। ठीक है, और इसको आपको चलाने के लिए इसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हैंडलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट बग फेलियर इन OS। इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट बग या फेलियर को OS में हैंडल करना क्या कहलाता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ देखिए अगर इंटरनल और एक्सटर्नल आपको फॉल्ट अगर आप हैंडल करना है तो वो क्या कहलाएगा आपका, सिक्योरिटी। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, मेमोरी को आपको मैनेज करना। प्रोसेस के अंदर प्रोसेसेस को मैनेज करना। रिसोर्स के अंदर जो प्रोसेस है ये आपका हो गया रिसोर्स, और इस रिसोर्स को आपने एक प्रोसेस अलोकेट कर दिया, और यहाँ पे और रिसोर्स है और कोई और प्रोसेस है वो इस रिसोर्स की मांग कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स ग्रांट करना, और रिक्वेस्ट क्या करना, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो ये भी किसका काम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। पर हमें पूछा गया है कि अगर इंटरनल और एक्सटर्नल कोई थ्रेट आता है तो उसको हैंडल कौन करता है, क्या कहते हैं हम उसको, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मल्टीटास्किंग। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल टू बैच प्लस प्रिम्पशन, मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस प्रिम्पशन, बोथ एंड्स इन नन ऑफ द अबव। देखिए सबसे पहले मल्टीटास्किंग का आपको पता होना चाहिए। तो आपके शायद राउंड रोबिन एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ रखी है, जिसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए 4 प्रोसेस P1, P2, P3, P4 कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए आए, तो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो P1 को प्रिम्प्ट कर देंगे, फिर P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, P2 को प्रिम्प्ट कर देंगे, P3 एग्जीक्यूट होगा, प्रिम्प्ट, P4 प्रिम्प्ट, फिर से P1 का नंबर आएगा प्रिम्प्ट, P2 का नंबर आएगा प्रिम्प्ट, P3 का नंबर आया प्रिम्प्ट, P4 का नंबर प्रिम्प्ट। मान लीजिए यहाँ पे P2 और P1 ख़त्म हो चुके हैं, तो नेक्स्ट किसका नंबर आएगा वापस, फिर P3, P4। तो इस तरीके से क्या होगा, बारी बारी सारे प्रोसेस का नंबर आएगा, और एक बार कम से कम मान लीजिए टाइम क्वांटम दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए सभी प्रोसेस को एक बार सर्विस दे दी जाएगी। फिर जैसे सारा का नंबर आ गया, फिर से वापस ये रिपीट होगा, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। हो सकता है नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर प्रोसेस P1 का काम पूरा ख़त्म हो जाए। इससे क्या होगा, जो प्रोसेस है किसी भी प्रोसेस को ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए P1 को किसी काम करने के लिए 20 सेकेंड लग रहे हैं और P1 को काम करने के लिए 4 सेकेंड लग रहे हैं।
अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का हम यूज़ करते तो यहाँ पे P1 को ख़त्म होने में 20 सेकेंड लग जाते हैं, जबकि टाइम क्वांटम का यूज़ करें तो P1 का भी 2 सेकेंड का नंबर ही आएगा, P2 का भी 2 सेकेंड, P3 का भी 2 सेकेंड और P4 को भी 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि P4 का भी थोड़ा काम ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट जब राउंड होगा तो P4 पूरा अपना काम ख़त्म कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो जॉब जिनका बर्स्ट टाइम कम है उनको लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा। तो राउंड रोबिन एल्गोरिथम का कंसेप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग प्लस प्रीम्पशन। तो ये हो गया आपका प्रीम्पशन, और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस को आपके मेमोरी के अंदर अलाउ करना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। लॉस एंजल्स में बैठा एक शख्स भारत के एक शख्स से वीडियो कॉल पर समय के आधार पर ये किस प्रकार के ओएस का उपयोग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड और नन। तो देखिए ये जो आंसर है आपका किसका है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो टाइम के जब भी समय के आधार पर पूछे ना तो आपके टाइम के आधार पर दो तरह के ओएस, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधा मैं एग्जांपल बता दूं, देखिए यहाँ पे 19-20 चलता है, अगर थोड़ा बहुत भी बातचीत के अंदर समय का डिफरेंस है, डिले है, जिटर है तो वो चलता है। जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो 1-2 सेकंड का गैप आ जाए चलता है। वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग हम मैच देख रहे हैं वहाँ पे भी 1-2 सेकंड का गैप आ जाए, 5 सेकंड का गैप आ जाए चलता है। हार्ड रियल टाइम के अंदर क्या होगा, गैप नहीं चलेगा। जैसे आपको सैटेलाइट सिस्टम है या मिसाइल अटैक है, ठीक है, या आपको आपके जो रॉकेट को आपको लॉन्च करना है, ये सारे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे टाइम डिले नहीं होना चाहिए, जिटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए क्या है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप इनपुट दोगे आपके कोड के अंदर वैसा ही आप आउटपुट पाओगे। ठीक है, ये क्या है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। विच ऑफ द प्रोसेस ट्रांजिशन इनवैलिड बिलो, इनमें से कौन सा जो इनवैलिड है। तो ये प्रोसेस की ट्रांजिशन के बारे में दिया हुआ, यानी स्टेट्स के बारे में। देखिए हम स्टेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, न्यू, रेडी के बाद कहाँ जाता है आपका रनिंग स्टेट के अंदर, या इसको मैं रन स्टेट भी बोल सकता हूँ। और उसके बाद प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, टर्मिनेट, अगर सब कुछ सही चला तो। वरना रनिंग से कहाँ जाएगा आपका, ब्लॉक स्टेट के अंदर, या ब्लॉक भी बोल सकते हो, आप इसको वेट भी बोल सकते हो। तो से जाएगा यहाँ और यहाँ से जाएगा यहाँ। अगर यहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर आपके बहुत ज़्यादा जगह है तो ये इसको पुश कर देगा सस्पेंड वेट के अंदर, या सस्पेंड ब्लॉक। कौन पुश करेगा, ये ब्लॉक यहाँ से। और अगर जैसे जगह खाली होगी वापस कहाँ भेज देगा, मेन मेमोरी में। और अगर सस्पेंड रेडी, अगर रेडी क्यू के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस आ गए हैं तो वो कहाँ भेज देगा, इसको सस्पेंड रेडी में। और जैसे ही जगह खाली हुई वापस कहाँ भेज देगा, रेडी के अंदर। और सस्पेंड वेट से हम सस्पेंड रेडी में भी जा सकते हैं। तो ये पूरा आपके स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे रनिंग से डायरेक्ट रेडी के अंदर भी जा सकते हैं अगर यहाँ पे कोई इंटरप्ट जनरेट होता है या कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है, या आप क्या राउंड रोबिन एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं, या टाइम क्वांटम बोल सकते हैं हम, टाइम क्वांटम एल्गोरिथम का आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस है, प्रोसेस स्टेट्स है। अब क्या पूछा, इनमें से कौन सी क्रिया है वो गलत है। रन से रेडी में जा रहे हैं क्या, रन से रेडी के अंदर जा रहे हैं, जी हाँ। जब भी एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा, इंटरप्ट आएगा तो हम जा सकते हैं, तो ये आपका ट्रू है। सस्पेंड वेट से सस्पेंड रेडी है यहाँ पे ना, तो सस्पेंड वेट से सस्पेंड रेडी में जा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल ट्रू। वेट ब्लॉक से रन में, ब्लॉक वेट से रन के अंदर उल्टी गंगा नहीं बहेगी, हम ऐसे कभी नहीं जा सकते, ये हो गया आपका गलत। न्यू से रेडी में जा सकते हैं, न्यू से रेडी में जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे गलत है, वो सी इसका गलत आंसर है, मतलब सी इसका आंसर हो चुका है। आपको क्या पूछा था, इनवैलिड यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ये प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और एग्जाम के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ देखिए एक संगठन में कंपनी के निदेशक अपने सभी कर्मचारियों को आंतरिक रूप से संदेश भेजना चाहते हैं, मतलब उसी ग्रुप के जो कर्मचारी उनको ही भेजना चाहता है, उस डिपार्टमेंट के व्यक्तियों को। इसे किस प्रकार की कास्टिंग का उपयोग करना चाहिए, यूनिकास्टिंग, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग और नॉन। तो यूनिकास्टिंग के अंदर क्या होगा,
एक कर्मचारी है वो किसी दूसरे कर्मचारी को मैसेज भेजना चाहता है। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के अंदर यहाँ पे कोई होस्ट है और वो अपने उस नेटवर्क या डिपार्टमेंट के अंदर सभी कर्मचारियों को मैसेज भेजना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अलग नेटवर्क है, यहाँ पे फिर से एक और नेटवर्क है और यहाँ पे कोई होस्ट है, वो नेक्स्ट नेटवर्क के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को मैसेज भेजना चाहता है। ये क्या होगा आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। तो ये है आपका यूनिकास्टिंग, ये है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और ये है डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। तो हमें क्या पूछा है कि आंतरिक रूप से उसी डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ध्यान रखना, यूनिकास्टिंग के अंदर एक व्यक्ति एक को भेजेगा, लिमिटेड के अंदर उस नेटवर्क के अंदर जो भी होस्ट है वो नेटवर्क के इंटरनल जितने भी होस्ट है या क्लाइंट है उन सबको मैसेज भेज सकता है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग के अंदर खुद के नेटवर्क में नहीं, दूसरे नेटवर्क के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को मैसेज फॉरवर्ड करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट चलिए यहाँ पे, क्लेडिंग हैज डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट यूजेस डैश। क्लेडिंग होता है, हम ये जो क्वेश्चन आ गए हम कहाँ पे आ गए, हम गाइडेड मीडिया के अंदर। और गाइडेड मीडिया के अंदर क्या है, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल का क्वेश्चन है। तो ये क्लेडिंग के बारे में पूछा गया है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लो होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है। तो आपको जो क्लेडिंग है ना वो किससे बनाता होता है, ग्लास के टुकड़ों से बना होता है। किससे बना होता है, आपके ग्लास के टुकड़ों से बना होता है। तो जब भी यहाँ पे देखिए किरण जो रे है यहाँ पे टकराएगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या रहता है, लो रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो कि रे है टकरा के वापस क्या आ जाए, इसी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एंगल। तो इस तरीके से आपकी रे है वो पूरी पूरी ट्रैवल करती है किसमें, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, सबनेट का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो आपको डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क है पता होना चाहिए। क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0, ये इसका है। क्लास बी का क्या हो जाएगा ये, और क्लास सी का क्या हो जाएगा ये वाला। तो फर्स्ट का हो गया थर्ड, ये गलत हो गया। सेकंड का आपका आंसर हो गया है बी, तो सेकंड का आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड का आंसर क्या हो गया फर्स्ट। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एसएमटीपी डे सर्वर को संदेश और पोप डे सर्वर से संदेश। तो कहने का मतलब क्या है कि एसएमटीपी जो आपका है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, ध्यान रखना हमेशा, एसएमटीपी जो सर्वर को मैसेज क्या करता है, पुश करता है। ये क्या करता है, मैसेज को पुश करता है। और पोप जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, यहाँ से पुल करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पुश और पुल। एसएमटीपी पुश करता है और सर्वर से क्या करता है, पोप क्या करता है, पुल करता है। तो यही दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, एसएमटीपी पुश करता है और पोप क्या करता है, पुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे टीसीपी से, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। टीसीपी किस तरह का प्रोटोकॉल, बिट स्ट्रीम, बाइट, केबी और एमबी। तो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल जो प्रोटोकॉल है वो आपका क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल है वो क्या आपका बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। क्या है, बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। और बिट स्ट्रीम प्रोटोकॉल कौन सा होता है आपका, HDLC। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर आ जाता है कई बार। HDLC वो बिट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है और TCP आपका बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा HDLC वो बिट के फॉर्म में भेजेगा और जो TCP है इसकी जो कैलकुलेशन करेगा क्या करेगा, बाइट के फॉर्म के अंदर करेगा। डेटा की जो कैलकुलेशन किस में करेगा, बाइट की फॉर्म के अंदर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए SMTP एंड पोप वर्क्स एट। तो दोनों के बारे में दे रखा है, कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, सॉरी कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर वर्क करते हैं। तो SMTP आपका वर्क करता है 25 के ऊपर और आपका पोप वर्क करता है 110। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज डन एट, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कौन सी लेयर के ऊपर किया जाता है। तो जितनी भी आपकी लेयर है उन सब के आपको फंक्शन पता होना चाहिए। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो किया जाता है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर किया जाता है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसके अलावा क्या किया जाता है, ध्यान रखना, एनकोडिंग और डिकोडिंग। इसके अलावा कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन।
ये सारे वर्क आपके प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट, ओके, या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ पैकेट। इसके अलावा इसका एक वर्क रहता है इंपॉर्टेंट, वो है एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। तो इन सभी के बारे में मैंने मेरे वीडियो से यूट्यूब पर पढ़े, काफ़ी डिटेल के अंदर चर्चा कर रखी है। अगर यहाँ पे मैं करूँगा तो ये वीडियो वैसे भी मुझे लग रहा है 1.5-2 घंटे का बन रहा है, और ज़्यादा डिटेल में बन जाएगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर का वर्क है होस्ट टू होस्ट या स्टेशन टू स्टेशन या मशीन टू मशीन डिलीवरी ऑफ पैकेट। उसके अलावा लॉजिकल एड्रेसिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन राउटिंग। फिजिकल लेयर का क्या काम है आपका, बिट सिंक्रोनाइजेशन करना, जहाँ पे आप मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज़ करते हो, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज़ करते हो, टोपोलॉजी का यहाँ पे यूज़ करते हो, ओके। तो इसका आंसर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट देखिए, हब में होस्ट ए और होस्ट बी को पैकेट भेजना चाहता है। हब ए वांट टू सेंड पैकेट टू बी, ठीक है, ये हब है और यहाँ पे क्या करना चाहता है, ये ए है और ये बी है। अब हब क्या पैकेट भेजना चाहता है, ए से किसे भेजना चाहता है, बी को भेजना चाहता है। यहाँ से पैकेट आया, पर हब क्या है आपका, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, ये क्या है आपका नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, या इसको हम इडियट बॉक्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है, सबको मैसेज भेज देता है, सबको भेज देता है, ठीक है। तो पैकेट इज़ रीड बाय ऑल स्टेशंस कनेक्टेड इन नेटवर्क। क्या ये पैकेट सारे स्टेशन जो कनेक्टेड होंगे उनसे रीड किया जाएगा, जी हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है आपका हब, ठीक है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, हब के अंदर वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हब एक तरीके का आपका रिपीटर ही है ना, हब इज़ अ टाइप ऑफ रिपीटर, टाइप ऑफ रिपीटर की बात कर रहा हूँ। फिर क्या क्वेश्चन आता है, इसका कोलिजन डोमेन क्या है और इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है। तो इसका कोलिजन डोमेन n है और इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन भी n है। तो इसके बारे में भी डिटेल के अंदर बात कर रखी है वीडियोज़ के अंदर। कोलिजन डोमेन का मतलब यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस कहाँ कहाँ हैं, वही सभी जगह है, क्योंकि जो मैसेज आ रहा है सभी को फॉरवर्ड कर रहा है। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है, एक मैसेज को सभी डायरेक्शन में भेज सकता है, जी हाँ भेज सकता है। फिर क्या ये पैकेट को आपके फ़िल्टर करता है, क्या हब करता है, नहीं करता है, क्योंकि इसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, इसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। क्या इस पैकेट को फॉरवर्ड करता है, जी हाँ फॉरवर्ड तो करेगा ही। ए का मैसेज कहाँ फॉरवर्ड कर रहा है, बी को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है, डी को भी कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई हब के अंदर n स्टेशन है तो कितनी केबल की ज़रूरत है, तो n केबल की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेशन है तो 4 केबल की ज़रूरत है, ये भी क्वेश्चन बनता है ना। नेक्स्ट की हम बात करें, यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट पैकेट इज़ ग्लोबल हेडर इन डेटाग्राम स्विचिंग, वर्चुअल स्विचिंग एंड बी नन। तो यहाँ पे आपके स्विचिंग के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ जाके, स्विचिंग आपकी 3 तरह की होती है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग आपकी फिर से 2 तरह की होती है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और डाटाग्राम स्विचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पैकेट स्विचिंग का पार्ट है। पैकेट स्विचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका मैसेज है उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मैसेज है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, यहाँ भी डिवाइडेड है और यहाँ भी डिवाइडेड है। अब वर्चुअल सर्किट स्विचिंग बिल्कुल वर्चुअल सर्किट स्विचिंग आपके सर्किट स्विचिंग की तरह ही काम करती है, बस फ़र्क ये है कि वर्चुअल सर्किट के अंदर पैकेट आपके टुकड़ों के अंदर डिवाइड होता है। बाकी वर्चुअल सर्किट स्विचिंग भी आपके डेडिकेटेड पाथ को फॉलो करती है। मतलब मान लीजिए ए से आपको बी स्टेशन पे पहुंचना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो लीडर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पैकेट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ग्लोबल पैकेट बोलेंगे। फर्स्ट जो पैकेट है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल पैकेट, या उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल हेडर। इसको जो बाकी के पैकेट है सारे के सारे क्या करेंगे, इसको फॉलो करते रहेंगे। जैसे ट्रेन चलती है ना हमारी ट्रेन, उस तरीके से सारे पॉकेट क्या करेंगे, इस डिब्बे को बाकी सारे जो ट्रेन के डिब्बे फॉलो करते रहेंगे। जबकि डेटाग्राम सर्विस के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो बाकी के जो आपके पैकेट है वो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। मान लीजिए ए से बी के पास पहुंचना है तो ये पैकेट अपने मन मर्जी रास्ते से जाएंगे और लास्ट में जाके कहाँ जाएंगे, बी के पास पहुँच जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर क्या फ़ायदा हुआ, देखिए वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर पैकेट जो रहेंगे आपके हमेशा ऑर्डर्ड रहेंगे। मतलब पहले फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, क्योंकि सभी एक के साथ ही तो अटैच है। और क्या है, यहाँ पे जो पैकेट लॉस होगा वो बहुत कम होगा। पैकेट लॉस टुकड़े में मतलब एक ही रास्ते से जा रहे हैं तो घूमने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके जो पैकेट आएंगे डेटाग्राम स्विचिंग के अंदर वो आएंगे आपके अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर का मतलब
पहले 1 आ गया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आया, कैसे भी आ सकते हैं। और यहाँ पे पैकेट लॉस होने के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, मगर पैकेट घूमने के, क्योंकि बीच रास्ते में हो सकता है ना, वो कहीं पे भी जा सकता है, इधर तो किसी लूप के अंदर फंस सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखिए इसके ऊपर दिया हुआ है पैकेट लॉस इज डेज इन वर्चुअल सर्किट स्विचिंग एंड डेज इन डेटाग्राम स्विचिंग। तो जो आपका पैकेट लॉस है वो कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि पैकेट लॉस आपका वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर कम होगा और डेटाग्राम स्विचिंग के अंदर ज़्यादा होगा। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोअर एंड हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट डज DOS स्टैंड्स फॉर। अब देखिए DOS का क्या मतलब है, इसका जो आंसर है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, ये देखिए मान लीजिए आपका ये सर्वर है, ओके, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको हम क्या बोले, इंट्रूडर, या आप हैकर बोल दो आपकी भाषा में। यहाँ पे इसने बहुत सारे मैसेज भेज दिए, किसको भेज दिए, सर्वर को। मान लीजिए 1 करोड़ रिक्वेस्ट भेज दी। अब सर्वर क्या कर रहा है, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको क्यू में डाल दिया, पहले फर्स्ट सोल्व कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड कर रहा है, ऐसे ऐसे पहुँचते कहाँ तक पहुँचा, इसकी 1 करोड़ रिक्वेस्ट तक भेजेगा। उस समय आप आए, जो आप इसके क्या लेजिटिमेट यूज़र हो, मतलब आपके रियल में आप यूज़र हो। मान लीजिए बैंक का सर्वर है और आप अपना खाता यहाँ पे चेक करना है बैलेंस, और आपने इसको रिक्वेस्ट भेजी, पर इस सर्वर ने क्या कर दिया, आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। क्यों, क्योंकि भाई तो पहले से ही बिजी है, इतनी सारी रिक्वेस्ट आपके पास आई हुई है। अब सर्वर को थोड़ी पता जो ये रिक्वेस्ट आई है वो सही व्यक्ति ने भेजी है, गलत ने भेजी है। तो ये क्या कर देगा, जो ऑथेंटिकेट लेजिटिमेट यूज़र है उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, डिनाइल कर देगा। डिनाइल का मतलब मना कर देना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। सही यूज़र की तो सर्विस भाई साहब जिसने पैसे दिए उसके तो आप क्या करते हैं, खर्चा पानी कर नहीं रहे हो, या उसकी आप परवाह कर नहीं रहे हो, और जो है कोई भाई साहब दूसरा आ गया उसकी आप जो सॉल्यूशन करने में लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे हैकर द्वारा। इसका सॉल्यूशन क्या है, कैप्चा। कैप्चा जानते हो ना, आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो अजीब अजीब सी इमेजेस आती है, वहाँ पे पूछता है 1 2 3 = 5 क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको डालता रहता है। क्यों, इस चीज़ को सोल्व करने के लिए कैप्चा का यूज़ किया हुआ है। क्यों किया गया है, देखिए यहाँ पे कोई भी मशीन इमेज को अभी तक रीड नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इमेज डाली जाती है अलग अलग तरीके की, ताकि कोई भी रोबोट है वो यहाँ से इमेज से रीड करके इसके अंदर एंट्री नहीं कर सके। तो कोई भी इस तरीके से फेक कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। मालवेयर कैन स्टील योर इन्फॉर्मेशन, गेन अनऑथराइज एक्सेस, हार्म योर कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मालवेयर है जो पीडी द्वारा भुगतान किया जाने तक कंप्यूटर में डेटा को एनक्रिप्ट करता है। ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, कीलॉगर, वॉर्म्स। एक है आपका रैंसमवेयर, आपने नाम सुना होगा वानाक्राई। क्या है, वानाक्राई, जो मई 2017 के अंदर एक अटैक आया था जिसके अंदर आपके कंप्यूटर जो सिस्टम है उस पूरे को लॉक कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया जाता था। और अगर आपकी इसकी डेटा फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करो, पैसे दो। बिटकॉइन के अंदर उसने पैसे मांगे थे, आपको याद आ गया होगा शायद, ध्यान रखना इसको अच्छे से। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप ऑफ द सी। तो ये सिंपल है, रियल इसका आंसर नहीं है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक इन सी लैंग्वेज। तो ब्रेक का यूज़ क्या है सी लैंग्वेज के अंदर, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम से बाहर आने के लिए तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, एग्जिट का। इफ़ स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए नहीं, फंक्शन में से निकलने के लिए नहीं, लूप में से निकलने के लिए। तो जब भी हम ब्रेक का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें लूप से बाहर निकालेगा। तो जैसे मान लीजिए आपने स्विच के अंदर ब्रेक का यूज़ किया तो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वहाँ से आपको बाहर निकाल देगा। अगर आपने वाइल लूप या किसी और लूप का यूज़ किया है, वहाँ पे अगर आपने ब्रेक का यूज़ किया है तो इस पर्टिकुलर लूप से आपको बाहर निकालेगा, पूरे प्रोग्राम से बाहर नहीं निकालेगा। ध्यान रखना, ब्रेक स्टेटमेंट, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। लूप के एग्जीक्यूशन में डू वाइल अधिकतम किसके लिए प्रयोग होती है, केवल एक बार, कम से कम एक बार, 2 बार, कम से कम एक बार। क्यों, ये है डू आपका, और यहाँ पे आपने वाइल यूज़ किया है और यहाँ पे आपने कंडीशन यूज़ की है। तो देखिए डू के बाद जस्ट प्रोग्राम आपका एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा और लास्ट में कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम वो डू के ऊपर जंप नहीं करेगा, तब तक तो देखिए एक बार तो वो एग्जीक्यूट हो गया ना। ओके, तो कई बार ये काम भी आता है, बहुत सारी जगह इसका हम यूज़ लेते हैं डू वाइल का। नेक्स्ट देखिए, इन सी विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स। भाई ये पूछा कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो हम ज़रूरत आती थी हम इसको यूज़ करते हैं, बाद में अपने आप ही वो
डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंटीजर वेरिएबल, पैरामीटर टू द फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल, क्रिएटेड डिक्लेयर विद इन द फंक्शन, एक्सटर्न। तो देखिए स्टैटिक और एक्सटर्न तो है नहीं, तो यहाँ पे आपके अगर आप ये स्टोरेज क्लासेस की बात करें तो सी के अंदर 4 तरह की आपकी ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, और एक तरह की आपकी कौन सी क्लास है यहाँ पे 68, आपकी 4 तरह की क्लासेस है यहाँ पे। अगर आप हम यहाँ पे बात करें तो ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर टाइप की। जी हाँ, एक और कौन सी होगी आपकी रजिस्टर टाइप की यहाँ पे क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये भी आप दोनों आपकी रहती है ग्लोबल रहती है, इंटीजर नहीं। यहाँ पे पैरामीटर टू द फंक्शन है, वो आपका क्या है डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे होता है देखिए, हम फंक्शन एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लीजिए कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया यहाँ पे वॉइड फंक्शन, और यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर लिए इंट ए, इंट बी, और यहाँ पे आपने लिया सम, इंट ए को ले लिया सम इक्वल टू ए प्लस बी, जोड़ करा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये फंक्शन आप बनाओगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्टैक क्रिएट हो जाएगी, और स्टैक के अंदर यहाँ पे सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू एलोकेट हो जाएगी किसकी, ए की, बी की और सम की। जैसे ही ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये जो वेरिएबल है आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और मेमोरी क्या हो जाएगी यहाँ पे फ्री हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है आपके पैरामीटर टू द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड फंक्शन हैव एक्सेस टू। तो यहाँ पे ये C++ का क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए क्लास है ए, और बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना C++ के अंदर जो भी मेंबर फंक्शन है आपके प्राइवेट होते हैं। तो ये हो गया इंट ए, और मान लीजिए पब्लिक है, और ये मैंने डिफाइन किया वॉइड गेट डेटा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्लास है बी, और यहाँ पे मान लीजिए ये इंट बी, पब्लिक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं वापस वॉइड गेट डेटा, और डिक्लेरेशन क्या है, डेफिनेशन नहीं दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ए को है ना, ये वॉइड गेट डेटा यही एक्सेस कर सकता है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाला वॉइड गेट डेटा फंक्शन इस ए को भी एक्सेस करे, मतलब अलग क्लास से भी मैं इस ए की क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले फंक्शन को फ्रेंड बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसके आगे लगा दूँगा फ्रेंड कीवर्ड। तो ये फ्रेंड हो चुका है, ये भी फ्रेंड हो चुका है। अब इन दोनों फंक्शन को एक फंक्शन बना के मैं नीचे कहीं भी डिक्लेयर कर दूँगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से डिक्लेयर करूँगा वॉइड गेट डेटा, और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दे दूँगा, ठीक है ना। तो अब ये जो वॉइड गेट डेटा है ना, इसके प्राइवेट फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अब ये इसका दोस्त बन चुका है, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट को भी कर सकता है और प्रोटेक्टेड को भी कर सकता है, ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ जे एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ये आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा इसको मैं तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं आई जे, और यहाँ पे हो गया आपके पास काउंट। चलिए मेन में जाते हैं, इंट आई जे डिक्लेयर कर लिए, फॉर आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, जब तक आई की वैल्यू 4 है तब तक मैं चलूँगा, कहाँ जाएगा, अंदर ये रहा। इंक्रीमेंट आई की वैल्यू क्या है 0, ये इंक्रीमेंट जो फंक्शन है वहाँ पास कर दी, तो यहाँ से जो है ना ये पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पास हुई 0। स्टैटिक इंट काउंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि काउंट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 इनिशियलाइज की गई है। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई, यहाँ काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ बात करें रिटर्न काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ये रिटर्न कर दी, और वैल्यू कहाँ पे आ गई है, जे के अंदर आएगी, तो जे की वैल्यू भी क्या हो गई यहाँ पे 0 हो चुकी है। ओके, चलिए अब इसके बाद कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये हो गई 1। अब 1 किसे पास होगा वापस यहाँ, और यहाँ से कहाँ जाएगा यहाँ वापस। देखिए यहाँ पे अब स्टैटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार इनलेस होता है, तो ये आप इसको ख़त्म समझिए। इसको काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आई, यहाँ देखिए आई की वैल्यू क्या 1, काउंट की वैल्यू क्या 0, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा काउंट, और ये काउंट की वैल्यू कहाँ पास हो जाएगी, जे में, तो ये हो जाएगी आपकी 1।
फिर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 2, 2 वापस पास हुआ। यहाँ पे काउंट प्लस आई, मतलब काउंट की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 2 क्या हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न हुआ, अब ये 3 किस में पास हो जाएगा, जे में, ये हो गया आई इक्वल टू आई प्लस प्लस, तो यहाँ हो गई इसकी वैल्यू 3, 3 वापस यहाँ से पास हुई यहाँ, तो काउंट प्लस आई 3 प्लस 3, ये क्या हो गया आपके पास 6। अब देखिए ये रिटर्न हुआ 6, 6 रिटर्न हुआ, कहाँ गया, जे में, ये जे में चला गया। आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई 4, यहाँ देखो वापस गई 4, यहाँ देखिए काउंट प्लस आई, काउंट प्लस आई, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, यहाँ से 10 रिटर्न हुआ, 10 कहाँ चला गया, जे में चला गया। आई की वैल्यू फिर से बढ़ गई, कितनी हो गई 5। यहाँ पे अब आप चेक करो कि आई की वैल्यू आई इज़ लेस देन इक्वल टू 4, क्या ये 4 से कम है, नहीं है, तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब पूछा गया है कि जे का मान क्या है, जे का मान क्या है यहाँ पे 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके आप इसको करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे, वॉट इज़ अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स इन अ डेटाबेस कॉल्ड, डेटाबेस में फील्ड का समूह क्या कहलाता है, बिट, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। इस तरीके से जो आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। अगर इस तरह की पार्टीशनिंग करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। ये टपल और ये क्या हो गया, रिकॉर्ड। किसकी बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये पूरी आप टेबल बना दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे A B C D, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो अगर इस तरह से हम कोई रो निकालते तो ये क्या होगी, रो। अगर वर्टिकल निकालते क्या हो गया, रिकॉर्ड या कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओलाप स्टैंड फॉर, ओलेप की फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और ऑनलाइन एग्रीगेट प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर क्या है, ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ये क्या है, OLTP। तो देखिए ये है आपका OLAP। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या मतलब है, ये आपका मान लीजिए एक वेयर हाउस है, क्या है यहाँ पे, वेयर हाउस, वेयर हाउस। तो यहाँ पे क्या वर्क करता है आपका OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये है जो भी आपका डेटा, आर्चिव डाटा है या हिस्टोरिकल जो डेटा है उसके ऊपर अगर हमें कोई प्रोसेसिंग करनी है तो उसके हम कहाँ यूज़ करते हैं, OLAP टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसका OLAP टेक्निक। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे OLAP से जो डेटा है, और अगर वहाँ पे अगर हम ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये होता है आपके OLTP, जिसका मतलब क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। इसका मतलब इतना सा है, इसके आप एग्जांपल से समझ सकते हो। OLTP का यूज़ करते हैं हम ATM के अंदर। देखिए OLAP का यूज़ क्या किया जाता है, पुराना जो डेटा है वहाँ पे अगर एनालिसिस करना हो तो OLAP का यूज़ किया जाता है। और अगर करंट जो डेटा है, जो करंट जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे आप OLTP का यूज़ करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल जैसे ATM का। ओके, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, और कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, कभी OLAP से रिलेटेड तो कभी OLTP से रिलेटेड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेट SQL में वर्चुअल टेबल की स्थिति जो अन्य टेबल से बनवाई गई है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है आपकी, देखिए मास्टर टेबल है, क्या है यहाँ पे आपकी एक ये मास्टर टेबल है। और ये जो टेबल है स्टूडेंट का डेटाबेस है, जहाँ पे स्टूडेंट का क्या नाम रहेगा, नेम रहेगा, उसका रोल नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसने जो फीस दी है वो रहेगी, उसके बाद उसने जो कोर्स परचेज़ किया वो रहेगा। अब ये क्या है, पूरा एक मास्टर डेटा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सेक्शन है जो आपका, मान लीजिए जैसे आपके टीचर है, तो एक टीचर को क्या क्या देखने की ज़रूरत है, उसको सिर्फ चाहिए रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम, ठीक है। यहाँ पे एक अलग सेक्शन है, वो सेक्शन का नाम है फाइनेंस सेक्शन, कैश। ये क्या डील करता है, फीस से रिलेटेड। तो वहाँ पे उस स्टूडेंट का चाहिए नाम, और यहाँ चाहिए उसकी फ़ीस उसने डिपॉजिट की है नहीं। यहाँ पे एक आपका एक डिपार्टमेंट सेक्शन है जो पता करता है कि स्टूडेंट कौन से कोर्स के लिए एनरोल हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेम, और यहाँ पे हो जाएगा उसका कोर्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप एक चीज़ कि मास्टर टेबल तो ये है, हमने उस मास्टर टेबल से कुछ स्पेसिफिक कॉलम को ही लिया है। क्या लिया है, कुछ स्पेसिफिक कॉलम को ही यहाँ से लिया है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, व्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यू बोलेंगे। तो जैसे टीचर अपने हिसाब से इस मास्टर टेबल को देख सकता है, फाइनेंस अपने हिसाब से इस मास्टर टेबल को देख सकता है, डिपार्टमेंट सेक्शन अपने हिसाब से मास्टर टेबल को देख सकता है। कुल मिला के पूरी मास्टर टेबल को एक बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्यू बोलेंगे। भाई हर एक का अलग अलग नज़रिए से उस टेबल को देखना, जितना डेटा की ज़रूरत है, जितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है, उतने ही कॉलम वो आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो एसक्यूएल में वर्चुअल टेबल की स्थिति जो है टेबल से बनाई जाती है, स्कीमा, व्यू, लॉग बफर और विंडो। तो क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। स्कीमा किसे बोलेंगे, इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि भाई आपको आपके जो एट्रीब्यूट्स है कॉलम का क्या नाम रखना है, उसका क्या डाटा टाइप रखना है, उसको आपको कैसे यूज़ करना है, वो कहाँ आता है, आपके सारे सारे स्कीमा के अंदर आता है। लॉग बफर क्या हो गया, जैसे आप जो ट्रांजेक्शन करते हो उसके लॉग रखना है कि भाई किस समय, कितनी तारीख को, कितनी बजे किसने इसके अंदर ट्रांजेक्शन किए हैं या किसने पैसे डाले किसी खाते में या कैसे निकाले, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉग बफर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, इस ऑपरेशन का उपयोग तब किया जाता है जब कोई उपयोगकर्ता किसी तालिका के केवल कुछ कॉलम में रुचि रखता है। सिलेक्शन, यूनियन, जॉइन और प्रोजेक्शन। तो देखिए आपको ये टेबल दी हुई है, मान लीजिए ए, बी और सी, और आपको क्या करना है, सिर्फ कॉलम विड्रॉ करना है, कॉलम विड्रॉ करना है। सिर्फ कॉलम विड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पाई का यूज़ करते हैं, और पाई को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। यहीं अगर मुझे रो निकालनी होती तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता, सिग्मा का यूज़ करता। सिग्मा क्या बोलते हैं आप, सिलेक्शन बोलते हो। ठीक है, तो यह हमें पूछा है कि भाई आप किसी कुछ कॉलम को निकालना चाहते हो तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोजेक्शन को यूज़ करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जो वर्टिकल पार्टीशनिंग है उसे जो कॉलम पार्टीशनिंग है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल पार्टीशनिंग। ठीक है, प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल पार्टीशनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, वह स्टेटमेंट जो डेटाबेस में संशोधन के साइड इफेक्ट के रूप में सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से निष्पादित होता है कहलाता है। असर्शन, ट्रिगर, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट और इंसर्शन। तो ये क्या है, ट्रिगर। ट्रिगर क्या है, किसी के रेस्पॉन्स के अंदर वो वर्क करता है। जैसे मान लीजिए आपका जो डेटाबेस है और यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि जैसे ये सैलरी वाला कॉलम है, ठीक है, ये टेबल है किसी एम्प्लॉय की टेबल है जिसके अंदर ये सैलरी वाला कॉलम है, जहाँ आपने लिखा कि सैलरी है वो 50,000 से कम नहीं हो सकती किसी भी एम्प्लॉय की। अब मान लीजिए जब आप डेटा इंसर्ट करा रहे थे और किसी ने बाय मिस्टेक जो है सैलरी इंसर्ट करा दी किसी एम्प्लॉय की 40,000, तो यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे एक ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, इसको रिफ्रेन कर देगा। वैसे आप इसको कंस्ट्रेंट के थ्रू भी समझ सकते हो, पर आप ट्रिगर के थ्रू भी इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि भाई इसके रेफरेंस में एक ऐसा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा जो इसको अंदर वो डालने से मना कर देगा सैलरी को। ठीक है, ट्रिगर किसी के रेस्पॉन्स में जनरेट होता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 76 के अंदर क्या पूछा गया है। यहाँ नंबर सिस्टम का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको बाइनरी को ऑक्टल में बदलना था, तो तरीका क्या रहेगा, ऑक्टल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0, 1, 2 से लेके 7 तक। इसका मतलब कितने हैं, 8 डिजिट का यूज़ हो रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। तो मतलब 3 की बिट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू अरेंज करूँगा, 3, 3, 3 और यहाँ आगे मैं 2 0 जोड़ के 3 बना दूँगा। तो ये क्या हो गया, देखिए आप 5, ये क्या हो गया 1 2, ये क्या हो गया आपके पास 3, 1 2 4, ये क्या हो गया आपके पास 4 और ये क्या हो गया 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1435 इसका आंसर आ चुका, किसका, 76 क्वेश्चन का। ठीक है ना, क्या आंसर आ गया आपके पास यहाँ पे 76 का 1435। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डेसिमल नंबर 88 का ऑक्टा नंबर क्या होगा। अब आपको 88 दिया है, ऑक्टा पूछा है, तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, 8 को आपको डिवाइड करना है, किससे करना है, 8 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1, इसका मतलब यहाँ क्या बचा 0। फिर से 8 से डिवाइड कीजिए तो कितनी बार आएगा, एक बार, 8 9 10 11 31, तो 24 6 और 1 7 बज गया। 8 को फिर से डिवाइड कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, 8 9 10 और 3 5, ये हो गया। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है आपके 1570। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपके 1570, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, किसका, ऑक्टा नंबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 17 अक्टूबर 2000। ये आपको याद करना है, लर्न करना है, 17 अक्टूबर 2000। आईटी एक्ट 2000 का कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है, धारा 64 65 66 और 67। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द कम्युनिकेशन सीक्वेंस ऑफ आईओ सिस्टम की कम्युनिकेशन सीक्वेंस क्या है।
तो अगर हम IO सिस्टम की कम्युनिकेशन सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपका OS, उसके बाद आता है आपका डिवाइस कंट्रोलर, जो भी IO डिवाइस उसको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आता है आपके डिवाइस ड्राइवर, जो क्या करता है, जो भी कम्युनिकेशन हम IO के थ्रू करते हैं उसको लैंग्वेज के अंदर चेंज करके कहाँ पास करता है, वो OS को। और उसके बाद क्या जाता है, आपके IO डिवाइसेस आ जाते हैं। ओके, तो 80 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला। तो ये सीक्वेंस है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर। तो टाइप ऑफ प्रिंटर देख लेते हैं हम कितने तरह के हैं। हमारे पास दो तरह के प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास फिर से दो तरह के, कैरेक्टर प्रिंटर है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर हमारे पास दो तरह के हैं, कौन कौन से, एक तो आपका डेजी व्हील और कौन सा एक आपका डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर हमारे पास तीन तरह के हैं, B, C और D। ये कौन सा हो गया आपका बेंड प्रिंटर, ये हो गया आपका चेन प्रिंटर और ये हो गया आपका ड्रम प्रिंटर। फिर अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो हो गया लेज़र प्रिंटर और एक हो गया आपका थर्मल प्रिंटर और एक हो गया आपके इंकजेट प्रिंटर। जो मोटे तौर पे प्रिंटर है हमने उसकी बात की। अब हमें किस किस के बारे में पूछा, इनमें से लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर कौन सा है, इसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो लेज़र प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स लेज़र तो ठीक है, लेज़र लाइन, सबसे पहले लाइन प्रिंटर। तो देखिए लाइन प्रिंटर की बात करें तो बेंड, चेन या ड्रम में से एक होना चाहिए फर्स्ट में, ड्रम, तो ये दोनों नहीं हो सकते, कट। तो ये लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। फिर पूछा है पेज प्रिंटर, तो पेज प्रिंटर होना चाहिए आपका लेज़र, थर्मल, इंकजेट, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ड्रम प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, यहाँ पे हो गया आपका लेज़र प्रिंटर और ये हो गया आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। देखिए अब सारे सिंपल से क्वेश्चन है, जहाँ पे मुझे डिटेल में बताने की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। हु डेवलप्ड द IC, CV रमन, रॉबर्ट नायक, JS किल्बी और चार्ल्स बेबेज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, JS किल्बी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 2 दिसंबर। देखिए एग्ज़ाम देने से यही तो फ़ायदा होता है कि भाई आप क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्राइक होंगे। अगर आपको कोई चीज़ें याद नहीं है तो आपको फिर एग्जाम समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से अभी एग्ज़ाम देके उन चीज़ों को याद कर सकते हो। विच निम्न में से कौन कंप्यूटर के आंकड़ों में एरर प्रदर्शित करता है, चिप, बाइट या बग। तो क्या हो जाएगा, बग, है ना, इनमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग, फाइल मैनेजमेंट, रिस्टोर प्रोग्राम, रीफ्रेगमेंटर और विंडोज एक्सप्लोरर। तो देखिए अगर आपको नहीं आ रहा तो सबसे पहले कोई जो सिंपलेस्ट है उसको आप मैच करने की कोशिश कीजिए। टू मेंटेन हार्ड डिस्क, टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, बैकअप एंड रिस्टोर्स। अगर यहाँ से अगर आपको एक हिंट मिलेगा तो रिस्टोर प्रोग्राम के अंदर ये लगा सकते हैं आप, सेकेंड का आंसर C। ठीक है, फिर देखिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या आ गया, यहाँ पे C। तो C तो एक के अंदर ही है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डायरेक्ट निकल के आ गया C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट का अगर आप ऑप्शन यहाँ पे लगाओगे, आप फर्स्ट वाला जो आपका है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट का आंसर इसमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट के अंदर जो आपका दे रखा है वो रखा है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। रिस्टोर प्रोग्राम हो गया। डिस्क बी फ्रेगमेंटर की अगर हम बात करें तो ये है आपका मेंटेन हार्ड डिस्क डायनामिक। और विंडोज़ एक्सप्लोरर की हम बात करें, फोर्थ का आंसर दे रखा है आपके B। फोर्थ का आंसर क्या दे रखा है, B दे रखा है। तो 1 बाय 1 देखिए, फाइल मैनेजर की, फाइल मैनेजमेंट के अंदर आपको आंसर क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको D, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, है ना। तो देखिए फाइल अगर आपको मैनेज करनी है तो OS क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ करता है। तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक आपने पढ़ रखी होगी कि भाई क्या आपको मेमोरी जो अलोकेट करनी है कंटिन्यूस में करनी है या नॉन कंटिन्यूस में करनी है। जहाँ पे आपके अलग अलग आपने पढ़ रखे होंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जहाँ पे क्या हो जाएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। फिर नॉन कंटिन्यूस के अंदर हमने पेजिंग वाला कंसेप्ट देख रखा है, सेगमेंटेशन वाला कंसेप्ट दे रखा है। तो ये सारे क्या आपके मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है। रिस्टोर प्रोग्राम के अंदर भी आपका बैकअप लेना, रिस्टोर करना,
डिस्क फ्रेगमेंट का क्या काम होता है यहाँ पे देखिए, टू मेंटेन हार्ड डिस्क डायनामिक। इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी ये मेमोरी है और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डेटा स्टोर कर दिया, इस तरीके से आपने स्टोर कर दिया। अब मान लीजिए जिस फाइल का यूज़ हो चुका ये ख़त्म हो गई, इस फाइल का यूज़ हो गया ख़त्म हो गई, इस फाइल का यूज़ हो गया ख़त्म हो गई। तो यहाँ अगर आप इस तरीके से मूव करोगे ना तो आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पे होल्स बन गए। और अब कोई छोटी फाइल होगी तो यहाँ आप इसको मूव नहीं कर सकते। तो इसका क्या तरीका है, हम डीफ्रेगमेंट करें। डीफ्रेगमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो खाली स्पेस उनको एक साइड मूव करेंगे, भरे स्पेस को एक साइड मूव करेंगे। तो भरे को एक साइड मूव करो, खाली को एक साइड मूव करोगे। अगर आप मूव करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो स्पेस है ये पूरी खाली बच चुकी है। अब कोई नई फाइल आएगी तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है। फिर देखिए विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर का क्या है, ये आपकी फाइल मैनेज करता है जो हम खोलते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये इसका आंसर है और आपका इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी कंप्यूटर अब्दुल कलाम राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, RGCV। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, ये आपको पता है, जॉन मैकार्थी। अब यहाँ देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ है, अबेकस, एनियाक, परम और क्रे। तो क्रे की बात करें तो ये, परम की बात करें तो ये इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, क्रे की बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, एनियाक की बात करें तो अबेकस की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है मैकेनिकल, और एनियाक क्या है आपका, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या है आपका, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये आगे चल के अभी जो और क्वेश्चन आने वाला है वहाँ हम इसको वैसे भी देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, और ये फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इसका आंसर जो हमारे पास होने वाला है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, 88 का आंसर। अगर इसके अंदर आप मैच करोगे तो देखिए क्या है यहाँ पे इसका आंसर, ये ए का आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, थर्ड है ना। तो इसका आंसर है हमारे पास, ये नहीं है सॉरी, ए का आंसर हो गया आपके पास थर्ड, बी का आंसर हो गया फोर्थ, सी का हो गया आपके पास फर्स्ट और डी। नेक्स्ट देखिए, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग किया, तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ISI कोलकाता, इंसडोक और DRTC। तो ये आपके हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ISI कोलकाता, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यह क्या हो जाएगा आपके पास, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है। कहाँ पे, ये आपकी कलकत्ता। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ये आप सभी को याद है, इंटेल 4004। एक क्वेश्चन इससे और उठ के आता है, वो कितने बिट का है, तो ध्यान रखना 4 बिट का। कितने बिट का है, 4 बिट का। दुनिया का पहला जनरल पर्पस जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम क्या था आपका, यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी को ही हम ये बोलते हैं फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। ध्यान रखना, फर्स्ट कॉमर्शियल। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एनियाक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, अभी बताया था न्यूमेरिकल पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। लेडी अगस्टा, ये आंसर हो गया आपका, बाइनरी सिस्टम। भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ परम मेगा साइबर। क्या है इसका, सिद्धार्थ। निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो गया, भाई कंप्यूटर समझता थोड़ी है, AI आ गई तो भाई AI समझता नहीं है। AI जो आपका है ना, वो आपका जो प्रीवियस जो डेटा है ना, हिस्टोरिकल डेटा,
उसके ऊपर उन डेटा को सिंथेसाइज करता है, प्रोसेस करता है, बिग डेटा में से लेता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में किया गया है? मेडिकल, पेट्रोल पंप, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेडिकल के अंदर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब आविष्कार हुआ इसका? 1964। ठीक है, 1964, क्या 1964 इसका आविष्कार हुआ। नेक्स्ट देखिए, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपके लास्ट नॉन टेक्निकल पार्ट के DI के। एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए एक प्रकाशन द्वारा कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न व्यय 2011 को नीचे दिया गया है। चार्ट का अध्ययन करें, सवालों का उत्तर दें। तो ये आपको परसेंटेज दे रखा है और यहाँ से आपको इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइस ऑफ अ बुक इज 20% अबव कॉस्ट प्राइस। इफ द मार्क प्राइस इज 180 देन द कॉस्ट प्राइस फॉर अ सिंगल कॉपी। आपको क्या दिया है? मार्क प्राइस दे रखी है और दे रखा है कि भाई जो इसकी अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो आपको यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी दे रखी है? 180 और कॉस्ट प्राइस से कितनी? 20% अधिक है। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है? 100, ये मैं मान रहा हूँ ना। अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसकी मार्क प्राइस कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 20% अधिक है। 100 से 20% अधिक क्या हो गया? 120। ठीक है ना। अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसकी मार्क प्राइस कितनी होनी चाहिए? 20% ज़्यादा। तो कितनी होनी चाहिए? 120। तो 120 को 180 से कंपेयर करा दो। ये क्या हो गया? 6 3 18, 4 3 12, ये क्या हो गया? 3 = 2। तो यहाँ पे 1 = क्या हो गया? 1.5। तो यहाँ पे फिर से 100 बना दीजिए यहाँ पे। तो से इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे 150। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? इसकी कॉस्ट प्राइस मिल चुकी है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गई? 150 और इसकी मार्क प्राइस तो दी हुई है, वो क्या दी हुई है? 180। देखिए ये सही है ना। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 20% अगर इसमें इंक्रीज़ करोगे तो 180 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? एक किताब की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक है। अगर वह अंकित मूल्य 180 है तो एक प्रति कॉपी कागज का लागत मूल्य बताओ। कॉस्ट ऑफ पेपर आ जाओ यहाँ पे। पेपर कॉस्ट कितना परसेंट है? 15%। तो यहाँ पे किसका 15% है? कॉस्ट प्राइस का। तो इसका 10% कितना हो गया कॉस्ट प्राइस का? देखिए कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी हुई है? क्रय मूल्य कितना? 150। तो इसका 10% कितना हो गया? 15 रुपये। और इसका 5% कितना हो गया? 7.5। टोटल करो क्या हो गया? 22.5। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में नहीं आया तो ये कर दीजिए 150 इंटू कितना प्रतिशत निकालना है आपको? इसका कॉस्ट प्राइस क्या? 15%। तो 15/100 इसको करोगे तो आपका ये आंसर आने वाला है 22.5। तो इसका जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया आपके पास? 22.50। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वॉट इज़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक। अब 100 किताबों का रेट क्या है? तो एक किताब की रेट कितनी थी आपके? 150। तो 100 किताबों की रेट कितनी होगी? 150 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? 15,000। ये क्या आ गया? इसका ये करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखिए, रॉयल्टी ऑफ अ बुक इज़ लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। अब क्या पूछा है? रॉयल्टी ऑफ अ बुक इज़ लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट से रॉयल्टी की बुक कितनी कम है? तो यहाँ पे रॉयल्टी का परसेंटेज क्या है? 15%। और यहाँ पे प्रिंटिंग का परसेंट क्या है आपका? 20%। तो दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 150 का 15% क्या हो गया? अभी हमने क्या निकाला? 22.5। और 150 का 20% कितना हो गया? इसको इंटू 150 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 30 रुपये। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास? 7.5। किससे कंपेयर करना है? पुस्तक की रॉयल्टी छपाई मूल्य से कितनी कम है? किससे कम है? छपाई। ये रहा ना प्रिंटिंग। इसको मैं क्या रख लूँगा? नीचे। और इसको क्या रख लूँगा? इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? इंटू 10। ये गया, ये गया, ये गया। कितना हो गया? 25%। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 25% इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। जिसको भी सॉल्यूशन में दिक्कत, मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पेपर कॉस्ट प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग टुगेदर इज़ हाउ मच कॉस्ट वर्क। आप यहाँ पे ले लीजिए, एक तो पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग और बाइंडिंग, तीनों को मिलाएंगे तो कितनी लागत आएगी? तो प्रिंटिंग का क्या है? 20%,
पेपर कॉस्ट का है 15% और बाइंडिंग का है 30। ये क्या हो गया 40 50 65%। तो किसका 65% निकालना है आपको 150 का। तो वो क्या होने वाला है 20% कितना हो गया 30 रुपये और इसका 15% कितना हो गया 22.5। ये मैंने पहले ही निकाल रखा है अपन ने, ठीक है ना। और इसका 30% क्या हो गया यहाँ पे 45। तो इसको ऐड कर दीजिए 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया हाँ 90। एक मिनट मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ है यहाँ पे 92.7 आएगा है ना। हो सकता है इस ऑप्शन के अंदर मुझे गड़बड़ लगी है, मैंने 97.5 डाल दिया है। यहाँ इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा 92.5। इसको वापस देख लेते हैं। इसका 50% प्लस 15%, 50% कितना हो गया 150 का। ये क्या हो गया आपके पास 60 प्लस 5, 60% कितना हो गया 15 छंग 90 प्लस 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5। ये क्या हो गया 7.5 नहीं सही है, क्या हो जाएगा 97.5। इसका करेक्ट आंसर क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेक्निकल मिस्टेक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी मुझसे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 97.5 इसका करेक्ट आंसर है और ये इसका सॉल्यूशन है। हमें क्या निकालना है इसका 65% निकालना है। ओके, तो देखिए उम्मीद है आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको अच्छे से मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है ना। तो आपको क्या करना है आपके पूरे पेपर को एनालाइज करना है और नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपको तैयारी करनी है। और क्वेश्चन पेपर दे के बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब ये जो फर्स्ट पेपर था इसका लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, सिंपल टू मीडियम मैंने बनाया है। अब धीरे धीरे जो पेपर्स आपके आएंगे उन सब का लेवल क्या होने वाला है बढ़ने वाला है धीरे धीरे। ओके, तो इसी तरीके से आप साथ बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, कोशिश कीजिए व्हाट्सअप करने की, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, आप सभी को पता है। ओके, चलिए, थैंक यू।